गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग केमिस्ट्री क्लास में फिर से उपस्थित हैं। देखो बच्चों, एक प्रॉब्लम हमको नजर आ रहा है। आप जो मॉर्निंग में क्लास करते हैं वो रिकॉर्डेड क्लास होता है, लाइव क्लास होता नहीं है। तो इंटरेक्शन बच्चों से नहीं बन पाता है। अब कोई टॉपिक हमने आपको पढ़ाया तो उस पर आप वर्क नहीं कर पाते हैं, और वर्क जब आप नहीं कर पाते हैं तो हमें संतुष्टि नहीं हो पाती है। यह समस्या आपके साथ भी मिल रहा होगा, आपके साथ भी समस्या उत्पन्न हो रही होगी। जिनको पढ़ने में मन लग रहा है उनके लिए तो मंगलवार के दिन फेसबुक पर हम लोग लाइव क्लास करेंगे। देखते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वहां नहीं रहेगा नेटवर्क। अगर फिर से गड़बड़ हुआ तो हम लोग फिर आ जाएंगे यूट्यूब पर। लेकिन मंगलवार का क्लास जो है हम लोग लाइव क्लास करेंगे यूट्यूब पर। उसमें से क्या है कि आज जो हम आपको पढ़ाएंगे इसमें ये विलियम चैप्टर जो है सॉल्यूशन वो खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा। तो जो हमने आपको पढ़ाया है, वाष्प दाब का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, परासवन दाब से संबंधित प्रश्न है, और भी दूसरे जो है मोललता पढ़ाया है, मोलरता पढ़ाया है, मोल अंश पढ़ाया है। ये सबसे संबंधित हम आपसे कुछ हम लास्ट टेस्ट भी ले लेंगे, और वो तभी अच्छा रहेगा जब हम लाइव रहेंगे। बच्चों का जवाब आएगा, लगेगा कि इंटरेक्ट हो रहे हैं बच्चे हमसे, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा। इसलिए मंगलवार क्लास सुबह 6 बजे से सौम्या इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं वो पंकज राज सौम्या, ध्यान देंगे, आप लोग पहले क्लास कर चुके हैं। पंकज राज सौम्या फेसबुक आईडी पर आप लोग क्लास करेंगे। अगर वैसे स्टूडेंट्स जो लेट से यूट्यूब पर ज्वाइन किए हैं वो हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे, मैं सबका एक्सेप्ट कर लूंगा। मंगलवार का क्लास फेसबुक पर हम लोग लाइव करेंगे। ओके, दैट्स ऑल। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास जो हम लोग शनिवार को किए थे उसमें हमने देखा था पराशरण दाब से संबंधित प्रश्न हमने किया था, और पराशरण दाब के लिए हमने यहां पर एक ये है पराशरण दाब। ये क्या है बंधु? पराशरण दाब है। और इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया था कि दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान R गुना T डिवाइडेड बाई विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये सूत्र हमने स्थापित किया था। और अगर विलेय के आणविक द्रव्यमान की बात हो तो M2 के लिए, ये विलेय का आणविक द्रव्यमान हो गया, इसके लिए हम लोगों ने देखा था ये आपको M2 RT, सॉरी M2 के बाद था आपको V भी था, सॉरी हाँ V भी था यहाँ पर, और तब यहाँ पर पाई V, ये आपका सूत्र है। देख लीजिए, यहां तक हमने आपको बताया था कि नहीं? एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद बताइए। क्लियर है? अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क एक प्रश्न मैं आपको इससे दे रहा हूं, एनसीईआरटी बुक का है वो प्रश्न, निकाल लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। देखिए, एक प्रोटीन, प्रश्न है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब
होमवर्क क्वेश्चन है, एक प्रोटीन के 200 cm क्यूब जलीय विलयन में, जलीय विलयन में 1.26 ग्राम 1.26 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है। क्या है बंधु? प्रोटीन उपस्थित है, प्रोटीन है, ठीक है। और फिर कहता है कि 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 into 10⁻³ बार पाया गया, ठीक है, पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूं प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पर पढ़कर। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, यानी कि 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर यह ताप दिया गया है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 into 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। अब थोड़ा सा हम आपको इसमें समझा देते हैं कि सूत्र तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें दिया क्या गया है, क्लियर। तो यहां पर देखो 1.26 ग्राम M2 दिया गया, 1.26 ग्राम प्रोटीन का द्रव्यमान है। टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, 300 केल्विन, 300 केल्विन दिया गया है। उसके बाद परासरण दाब दिया गया है 2.57 into 10⁻³ बार, और आयतन दिया गया है 200 घन सेंटीमीटर। इतना आपका दिया हुआ है, देख लीजिए, इतना सब कुछ आपको दिया हुआ है। इस सूत्र के अनुसार यहां पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब घट रहा है ये और ये R और ये M2। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये तो पूछ रहा है और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये क्या है बंधु? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। जिसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान देख लीजिए, R बराबर 0.083 लीटर प्रति केल्विन, सॉरी लीटर बार प्रति केल्विन प्रति मोल, ये होता है। अब यहां से M2 पूछ रहा है, देख लीजिए, मिला लीजिए। अगर कहीं पर ऐसा कुछ लगे कि समस्या वाली बात है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान दिया जाता है। M2 प्रोटीन का दिया गया द्रव्यमान, टेम्परेचर ताप जिस पर की लिया गया है, जिस ताप पर, ये परासरण दाब जो उत्पन्न हुआ है, आयतन जिसमें प्रोटीन उपस्थित है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहां पर कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है यहाँ पर।
इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं। 6 फैक्टर में से 5 फैक्टर आपको दिया गया है, छठा फैक्टर नहीं निकल जाएगा, इस सूत्र से निकल जाएगा। तो ये आप करके आएंगे, क्लियर है? इसको आपको करके आना है, यानी कि होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है समपराशरी विलयन क्या है? समपराशरी विलयन क्या है? देख लीजिए, इसको हम लोग अंग्रेजी में लिख सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए समझाते हैं। ये एक बर्तन है और ये इधर दूसरा बर्तन है। दो अलग अलग बर्तन है, एक ये है, दो ये है। इसमें भी विलयन है, इसमें भी विलयन है, दोनों जगह विलयन है। इसका सांद्रण मान लेते हैं कि 10 मोल प्रति लीटर है। क्या है ये? 10 मोल प्रति लीटर है। और इसका भी सांद्रण हम मान लेते हैं 10 मोल प्रति लीटर है। तो दोनों का सांद्रण एक समान है ना, कोई अंतर नहीं है। तो बोलिए इसके बीच परासरण की घटना होगी? नहीं होगी, इसके बीच परासरण घटना नहीं होगी। तो ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप समपराशरी विलयन का परिभाषा। इसको फिर से देख लीजिए। यदि दो विलयनों की सांद्रता एक समान हो, यदि दो विलयनों की सांद्रता एक समान हो और ताप स्थिर हो, दिए गए ताप पर, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो कहता है कि दिए गए ताप पर यदि दो विलयन की सांद्रता समान हो, या कह सकते हैं परासरण दाब समान हो, जिससे उनके बीच परासरण नहीं होता है, तो उसे कहते हैं समपराशरी विलयन। अब देखिए सांद्रण यहां पर समान है। सांद्रण क्या है? सांद्रण एक बराबर सांद्रण 2 है ना। तो सांद्रण जब समान है तो परासरण दाब भी क्या होगा? दाब 1 का अब बराबर हो जाएगा परासरण दाब 2 का, होगा ना। तो सांद्रण समान है तो परासरण दाब भी क्या होगा? समान। क्यों? क्योंकि यहां पर परासरण की घटना तो होगी ही नहीं, और परासरण की घटना नहीं होगी यानी कि परासरण दाब क्या होगा? समान हो जाएगा। न इस तरफ का जल इस तरफ, न इस तरफ का जल इस तरफ नहीं जाएगा। तो ऐसे दो विलयनों को समपराशरी विलयन कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है? ताप स्थिर रहना चाहिए,
ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दिए गए ताप पर यदि दो विलयनों की सांद्रता या परासरण दाब समान होता है तो ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी दिए गए ताप पर दो विलयनों की सांद्रता या परासरण दाब समान होता है तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। क्लियर? अब अगला है 2 और अति पराशरी विलयन और अल्प पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन और अल्प पराशरी विलयन, ये दोनों हम लोग को देखना है। जैसे पहलते हैं अति पराशरी विलयन, यानी कि हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए ये यहां पर एक विलयन लिया गया है, ये विलयन ले लिया गया है और बीच में हम एक कोशिका रख दिए हैं। क्या दिए हैं? कोशिका। ये है विलयन और ये है कोशिका। समझना है यहां पर, इसके अंदर भी द्रव पदार्थ होंगे ना। अब इस विलयन का जो सांद्रण है ये उच्च है, ठीक है, और इस कोशिका का सांद्रण जो है ये निम्न है। क्या है? ये निम्न है। तो बताइए, द्रव दोनों जगह है, इस कोशिका के अंदर भी द्रव है और इस कोशिका को जिस विलयन में रखा गया है उसमें भी द्रव है। अंतर क्या है कि ये उच्च सांद्रण वाला है, ये निम्न सांद्रण वाला है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें विलायक की मात्रा कम है और इसमें विलायक की मात्रा अधिक है। विलायक की मात्रा अधिक, एग्जांपल ले लेते हैं जल अधिक है इसमें, इसलिए इसका सांद्रण निम्न है। इसमें जल कम है इसलिए सांद्रण इसका उच्च है। तो अब बताइए कि विलायक का प्रवाह, जल का प्रवाह विलयन से कोशिका में होगा या कोशिका से विलयन में होगा? इसी प्रश्न को समझना है। यदि इस अवस्था में रखा जाता है तो हमेशा कोशिका से विलायक का प्रवाह बाहर की ओर होगा। कोशिका से विलायक का प्रवाह कहां होगा? बाहर की ओर होगा। और जब इस प्रकार के विलयन में रखा जाता है किसी सेल को तो ऐसे विलयन को ही कहते हैं अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन। क्लियर है? देख लीजिए, अति पराशरी विलयन कहते हैं इसको। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में। अब यहां पर चूंकि रिकॉर्डेड क्लास होगा तो अब हम यहां पर ये समझ नहीं पाते हैं कि आप मैटर को समझ रहे हैं या नहीं। अभी अगर लाइव क्लास होता तो किसी न किसी बच्चे के द्वारा हाँ या ना में जवाब अवश्य मिलता, तब हमें भी संतुष्टि मिलती। लेकिन
यहाँ पर तो रिकॉर्डेड क्लास से हमने एक बार पढ़ा दिया, जहां तक मुझे समझ में आई मैंने आपको समझा दिया। आप कहां तक समझे इसका रिप्लाई आप फोन करके भी आप दे देते हैं, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि फेसबुक पर लाइव पढ़ाऊं। फिर से देखिए, ताप स्थिर है। ताप क्या है बंधु? ताप स्थिर है। अब स्थिर ताप पर किसी कोशिका को उच्च सांद्रण वाले विलयन में यदि रखा जाता है, जिससे कोशिका से जल बाहर निकल करके विलयन में प्रवाहित हो जाए, इससे कोशिका क्या होगी? कोशिका सिकुड़ेगा, सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़, इससे पानी बाहर निकलेगा तो कोशिका क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। इसको कहते हैं अति पराशरी विलयन। क्या कहते हैं? अति पराशरी विलयन। यानी कि दिए गए ताप पर किसी उच्च सांद्रण वाले विलयन में यदि कोई कोशिका रखी जाती है और कोशिका से जल निकल करके विलयन में प्रवाहित होता है, तो ऐसे विलयन को अति पराशरी विलयन कहते हैं। इसके बाद आता है अल्प पराशरी विलयन। अब यहां पर फिर से ताप क्या है? स्थिर है। ताप क्या है? स्थिर है। दिया गया ताप है, तो इसको कहते हैं अल्प पराशरी विलयन, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर फिर से देख रहे हैं, एक रख दिया गया और यहां पर एक कोशिका रख दी गई है जिसका सांद्रण उच्च है। इसका सांद्रण क्या है? उच्च है। ये विलयन और ये कोशिका, ठीक है, विलयन में कोशिका को रखा गया है। अब विलयन का सांद्रण जो है, सांद्रण निम्न है और इसका सांद्रण जो है ये उच्च है। क्या स्थिति होगी? विलयन से द्रव जो है कोशिका की ओर प्रवाहित हो, कोशिका में प्रवाहित हो। एज फॉर एग्जाम्पल, मुंह में देखो पानी नहीं आना चाहिए, बंधु ध्यान देना, किसी के मुंह में पानी नहीं तो आगे जो कॉपी आप रखे हैं तो गिर जाएगा नीचे। रसगुल्ला, जब रसगुल्ला छनाता है और उसको चाशनी में डाल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि रसगुल्ले के अंदर जल नहीं के बराबर है, उसको डाल दिया गया किसमें? चाशनी में। तो जिस समय छनाता है छोटा सा रसगुल्ला आता है, जैसे ही चाशनी में डाला धीरे 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 उसका आकार बड़ा होकर के फूल जाता है। क्या होता है उसमें? तो विलयन से द्रव प्रवाहित होता है कोशिका के अंदर। इस ऐसे विलयन कहते हैं अल्प पराशरी विलयन। लेकिन ताप क्या है? स्थिर है। ताप क्या बंधु? ताप स्थिर है। यानी कि किसी दिए गए ताप पर यदि एक कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसका सांद्रण कोशिका के द्रव से कम होता है, इससे विलयन से द्रव का प्रवाह कोशिका के अंदर होता है, ऐसे विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। इससे कोशिकाएं क्या हो जाएगी? ये कोशिका फूल जाएगी, टर्जिड टाइट हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, ये हो गया अल्प पराशरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां हो गया अति पराशरी विलयन। तो अति पराशरी विलयन में रखेंगे तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, अल्प पराशरी विलयन में रखेंगे तो कोशिका फूल जाती है।
और सम पराशर विलयन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों विलयन का पराशरण दाब समान, दोनों विलयन का सांद्रण समान, तो यहां पर सम पराशरी, यहां पर विलयन का सांद्रण निम्न होगा, कोशिका का सांद्रण उच्च होगा, अल्प पराशरी। विलयन का सांद्रण अधिक होगा, कोशिका का सांद्रण निम्न होगा, अति पराशरी। अल्प पराशरी में कोशिका फूल जाएगी, अति पराशरी में कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। आई बात क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो हम लोग इसको समझ लिए हैं। अगला क्लास हम लोग मंगलवार को प्रतिलोम पराशरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। तब तक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अगला क्लास हम लोग मंगलवार को करेंगे, मंगलवार को ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों। आज आपका बायोलॉजी का क्लास नहीं हो पाएगा, हम लोग लाइव क्लास करेंगे मंगलवार को पंकज राज सौम्या आईडी फेसबुक पर। फिर से सुन लीजिए, सौम्या इंस्टीट्यूट जिस प्रकार से आप यूट्यूब पर डालते हैं, फेसबुक पर पंकज राज सौम्या आईडी लॉगिन कीजिएगा। उस पर सुबह 6 बजे से लाइव क्लास केमिस्ट्री का, 7 बजे से बायोलॉजी का। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।